E. coli. E. coli is a gram-negative organism. It is an aerobe. It survives in 44 degree Celsius. So हम इसको thermotolerant organism भी कहते हैं. तो first we'll start with virulence factor. तो there is surface antigen and toxins. In surface antigen, it has 4 types: somatic, represented with O, flagellar with H, capsular with K, and fimbrial antigen. Somatic, it is a major antigen, surface antigen. So ये present होता है on the side chain of lipopolysaccharide antigen. It influences antibody का formation. It induce it. Flagellar, तो ये motility में हमारा कराता है. कैप्सुलर, दैट मीन्स कैप्सूल, तो ये कैप्सूल में प्रेजेंट रहेगा. तो इट इज़ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द एनवेलप एंड इट इनहिबिट्स फेगोसाइटोसिस. इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ई. कोलाई का कुछ स्ट्रेन जो कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सेप्टिसेमिया ये सब कराते हैं. फिर हम देखते हैं फिम्ब्रियल एंटीजन. ये 3 टाइप के होते हैं: CFA, मैनोज रेजिस्टेंट फिम्ब्रिए, और पी फिम्ब्रिए. जो CFA उसका फुल फॉर्म है कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन. हम आगे देखेंगे कि ये क्या कराता है, कैसे कराता है. मैनोज रेजिस्टेंट फिम्ब्रिए, ये हम जो UTI स्ट्रेन है, जो UTI कराता है, ये उस स्ट्रेन से प्रेजेंट होता है. और पी फिम्ब्रिए है हमारे पास. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिन्स. इसके पास एंटेरोटॉक्सिन होता है और एक CNF1 और SAT होता है. CNF1 is cytotoxic necrotizing factor 1 और SAT is secreted autotransporter toxin. तो ये जो टॉक्सिन है ये प्रेजेंट होता है इन द ब्लैडर और किडनी सेल्स. तो अपना जो हमने देखा था कि ये पाइलोनेफ्राइटिस भी कराते हैं कहीं कहीं पे, तो ये भी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं. विरुलेंस फैक्टर फॉर UTI, तो जैसे कि अभी हमने देख लिया. अब देखते हैं एंटेरोटॉक्सिन. एंटेरोटॉक्सिन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज़ हीट लेबाइल, हीट स्टेबल, वेरोसाइटोटॉक्सिन या फिर शीगा टॉक्सिन भी कहते हैं हम इसको. तो जो हीट लेबाइल और हीट स्टेबल है ये प्लाज्मिड कोडेड होते हैं. जो वेरोसाइटोटॉक्सिन या शीगा टॉक्सिन है ये बैक्टीरियोफेज कोडेड होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म एक्शन क्या क्या है. पहले हम हीट लेबाइल के बारे में देख रहे हैं. दैट इज़ इसके पास 2 फ्रेगमेंट होते हैं, A एंड B. B होता है बाइंडिंग फैक्टर, बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और जो A होता है वो एक एक्टिव फ्रेगमेंट होता है. तो B ने क्या किया, वो बाइंड किया GM1 यानी गैंग्लियोसाइडेज रिसेप्टर उससे, जो कि इंटेस्टिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है. किससे बाइंड किया, GM1 गैंग्लियोसाइडेज रिसेप्टर. और इसने हेल्प किया फ्रेगमेंट A को इंटेस्टिन एपिथेलियम के अंदर आने में, इंटरनलाइजेशन में. अब ADP जो हमारा फ्रेगमेंट A है ये हमारा अंदर आ गया है. उसने ADP का राइबोजाइलेशन करा दिया ऑफ G प्रोटीन और एक्टिवेट किया एडेनोलाइट साइक्लेस को. फिर इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन हो गया CMP का. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन करा दिया अब CMP का, और फिर जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया. तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एलाइजा. मॉलिक्यूलर मेथड में हम PCR यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम हीट लेबाइल को जो भी जीन कोड कर रहा है वो डिटेक्ट करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हीट स्टेबल का क्या मैकेनिज्म एक्शन है. तो ये बाइंड करता है ग्वानिलेट साइक्लेस C से. ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है. वहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा था CMP का, यहाँ पे CGMP का प्रोडक्शन बढ़ रहा है. फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया तो अब डायरिया हो जाता है. अब हम शीगा टॉक्सिन का मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं. तो इसके पास भी 2 फ्रेगमेंट होते हैं, A एंड B. B इज़ अगेन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, A इज़ एक्टिव फ्रेगमेंट. तो यहाँ पे जो B है वो बाइंड कर रहा है ग्लोबोट्रायोजाइल सेरामाइड से, GB3 रिसेप्टर से. और फिर इसमें भी उस इंटेस्टिनल एपिथेलियम के अंदर आ गया. एक्टिवेटिंग फैक्टर इंटरनलाइज होने के बाद एक्टिवेट हुआ और 60S राइबोजाइम को इनहिबिट किया. अब 60S राइबोजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो गया. तो इसकी वजह से डायरिया हो गया.
तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एलाइजा। मॉलिक्यूलर मेथड में हम स्पेसिफिक डीएनए प्रोब से करते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि शीगा टॉक्सिन वाला बाइंड करा है ग्लोबो ट्रायोजाइल सेरामाइड यानी GB3 से, और जो हीट लेबाइल है वो बाइंड करा है GM1 गैंग्लियोसाइडेज रिसेप्टर से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या कराता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये यूटीआई कराता है बाय स्ट्रेन UPEC, दैट इज़ यूरोपैथोजेनिक इकोलाई। डायरिया के 6 आगे हम देखेंगे स्ट्रेन्स है। मेनिंजाइटिस भी कराता है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, निमोनिया। तो हम पहले इसका स्ट्रेन देख लेते हैं, UPEC यूरोपैथोजेनिक इकोलाई। तो इसके पास सीरोटाइप है O1, O2, O4, O6, O7, O75। विरुलेंस फैक्टर क्या क्या है इसके पास? कैप्सुलर के एंटीजन हमने यहाँ पे देखा था कि वो वो पॉलीसेकेराइड होता है, वो एनवेलप में प्रेजेंट होता है और फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। फिर फिम्ब्रिए है इसके पास, हीमोलाइसिन होता है, साइटोटॉक्सिन हमने देखा था CNF1 SAT, और ये प्रेजेंट हो रहा था कहाँ पे, ब्लैडर और किडनी सेल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरिया के जो 6 पैथोजेंस थे। इसके पास है, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एंटेरोपैथोजेनिक UPEC। एंटेरोपैथोजेनिक जो है ये इन्फेंटाइल डायरिया कराता है, स्पोरोडिक डायरिया कराता है, पर्सन टू पर्सन, नॉन टॉक्सिजेनिक और नॉन इन्वेजिव होता है। ये याद रखना है, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्वेजिव। ठीक, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये एडहेशन टू इंटेस्टिनल म्यूकोजा मीडिएटेड बाय पाइलाई, दे फॉर्म अ कप लाइक प्रोजेक्शन, जो पाइलाई होता है वो। फिर इसका फिर अटैचिंग और इफेसिंग लिजन हो जाता है, जो कि एपिथेलियम को डिस्ट्रक्ट कर देता है इंटेस्टिनल का, जिसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ जाता है और वाटरी डायरिया हो जाता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं एंटेरोटॉक्सोजेनिक। तो टी टॉक्सोजेनिक, तो ट्रैवलर्स डायरिया ऐसे याद रख सकते हैं हम। ये एक्यूट वाटरी डायरिया इन्फेंट्स और एडल्ट्स में कराता है। यहाँ पे ये नॉन इन्वेजिव होता है पर ये टॉक्सोजेनिक होता है। वहाँ पे हमने देखा था वो नॉन टॉक्सोजेनिक था और नॉन इन्वेजिव था। ठीक, पैथोजेनस देखें तो ये भी इंटेस्टीन से अटैच हुआ, और फिर जो फिम्ब्रिया था हमारे, जो CFA, उसके थ्रू ये मतलब कॉज कराता है टॉक्सोजेनिक। इसके पास टॉक्सिन्स होते हैं, हीट लेबाइल, हीट स्टेबल। तो हमने देखा था जो हीट लेबाइल था उसका अक्यूमुलेशन हो रहा था तो CMP बढ़ रहा था। इसमें हीट स्टेबल में CGMP का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था तो ये वो बढ़ा रहा था। ठीक, नेक्स्ट वील गो टू EIEC, दैट इज़ एंटेरो इन्वेजिव। तो ये डिसेंट्री और अल्सर कराता है। तो जो एंटेरो इन्वेजिव है ये रिजेंबल करता है शिगेला को, जो शिगेला जो अमीबिक डिसेंट्री कराता है उससे। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है, ये इन्वेजिव होता है लेकिन नॉन टॉक्सिजेनिक होता है। हमने जो टॉक्सिजेनिक था उसमें देखा था, तो क्योंकि वो टॉक्सिजेनिक है तो ऑफकोर्स वो टॉक्सिजेनिक होगा, बट ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब ब्लडी डायरिया नहीं कराएगा। और यहाँ पे ये नॉन टॉक्सिजेनिक और नॉन इन्वेजिव दोनों था। ओके, इंटेरो इन्वेजिव है तो मतलब इन्वेजिव होगा ही, और नॉन टॉक्सिजेनिक। ठीक, और ये इन्वेड करता है बाय VMA। ओके, नेक्स्ट विल गो टू डिफ्यूजली एडहेरेंट। तो ये 2 से 6 साल के बच्चे में डायरिया कराता है। अडहेर टू हेप2 सेल्स, एक्सप्रेसेस डिफ्यूज एडहेरेंस टू फिम्ब्रिए। ओके, नेक्स्ट एंटेरो एग्रेसिव, ये एग्रेसिव है, नाम से पता चल रहा है। तो ये भी अडहेर करता है टू हेप2 सेल्स, और ये डिस्टिंक्ट होता है। इसके जो लेयर फॉर्म होती है जब अपना, तो वो ऐसा फॉर्म होता है स्टैक्ड ब्रिक फैशन में। ठीक,
इंटेस्टिनल कोलोनाइजेशन कराता है और वहाँ पे AGGR जीन है, बैक्टीरिया 1, वो सब ऐसा इकट्ठा हो जाते हैं. They produce Yeast 1 toxin and they cause persistent acute diarrhea. persistent है, acute diarrhea कराते हैं. नेक्स्ट एंटेरोहेमोरेजिक, नाम से ही पता चल रहा है हेमोरेजिक है. तो ये शिगा टॉक्सिन रिलीज़ करता है, वो भी फर्दर STX1 और STX2 में ऐसा डिवाइड हो जाते हैं. ये भी 2 टाइप के होते हैं. तो ये जो है जैसे कि हमने देखा था कि वो इनहिबिट करेगा 60S राइबोसोम को और प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगा. तो इसका मतलब हम डायग्नोसिस में हम इसका सॉर्बिटोल, मैकॉन्की अगार और रेनबो अगार यूज़ कर सकते हैं. मैनिफेस्टेशन देखें तो ये कैपिलरी एंजियोपैथी करा रहे हैं. तो हेमोरेजिक कोलाइटिस जो कि ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नो फीवर. हेमोरेजिक यूरेमिक सिंड्रोम करा सकते. तो इंजरी टू स्मॉल वेसल्स ऑफ किडनी एंड ब्रेन, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल फेलियर, एंसेफेलोपैथी ये सब हो सकता है. इसका लो इन्फेक्टिव डोज होता है, यानी कि लेस देन 10⁻² बेसिलाई इस ठीक है, इतना होगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाएगा. कंटामिनेटेड एंड अंडरकुक्ड फूड से होता है यूजुअली. दिस वाज आवर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. नाउ विल मूव इनटू लैब डायग्नोसिस. तो ऑफ कोर्स जो स्पेसिमेन है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है. तो यूजुअली डायरिया कराता है मोस्टली. तो हम स्टूल ले सकते हैं, स्टूल, यूरिन. मेनिंजाइटिस के लिए CSF, ब्लड ले सकते हैं हम, और स्पूटम न्यूमोनिया के लिए ले सकते हैं. तो फर्स्टली हम डायरेक्ट स्मीयर करते हैं. तो उसमें हमें दिखता है कि ये ग्राम नेगेटिव है, स्ट्रेट रॉड है, सिंगली अरेंज्ड होता है और पस सेल्स होते हैं. डायरेक्ट स्मीयर में हमने चेक किया, उसके बाद हम कल्चर करेंगे. तो कल्चर के लिए हम स्पेशल कंडीशन कराते हैं क्योंकि एक एरोब होता है. तो हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 37 डिग्री सेल्सियस का फॉर 18 to 24 आवर्स. तो हमने ब्लड अगार किया तो हमें उसमें ग्रे मॉइस्ट कॉलोनीज दिखेंगी. उसमें बीटा हिमोलिसिस हमें दिख सकता है, जो ये UTI वाला स्ट्रेन में. मैकॉन्की में हमें फ्लैट पिंक कॉलोनीज दिखेंगी और ये लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है. पर हमने यहाँ देखा था कि जो एंटेरो इन्वेजिव है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग था. ओके, ये याद रखना है यूजुअली, बट लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है ये. कल्चर, स्मीयर एंड मोटिलिटी उसके बाद हम ये करेंगे. तो उसमें ये ग्राम नेगेटिव, सिंगली अरेंज्ड और ये मोटाइल होते हैं. पेरीट्राइकेट फ्लैजुला होता है इसके पास. ओके, फिर आइडेंटिफिकेशन में ऑटोमेटेड और कन्वेंशनल मेथड कर सकते हैं. तो जो ऑटोमेटेड में हमारे पास माल्डीटॉफ और वाइटेक होता है. कन्वेंशनल मेथड में कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव. आईकल्ट में देखें तो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव, एसिड स्लांट, एसिड बट, गैस पॉजिटिव, H2S नेगेटिव. फिर AST करेंगे, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड ऑन मिलर हिंटन अगार, या फिर ऑटोमेटेड MIC बेस्ड मेथड वाइटेक यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल वाज E. coli. Thanks.